आर्यन को फ्रॉक पहने देखकर अनिका बेहद खुश हो गई। उसने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे आईने के सामने खड़ा किया। आर्यन ने जैसे ही अपने आप को आईने में देखा, उसका मुंह शर्म से लाल हो गया। इतनी शर्म उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। उसने अपने दांत कचकचाए। एम्बैरेसमेंट में आर्यन ने अपने गाल फुला लिए और उसके गुब्बारे की तरह फूले हुए गाल और आंखों में गुस्सा लिए आर्यन ने हिम्मत जुटाई। वो आईने में अपने आप को देखने लगा। आर्यन को एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो आईने में अपने आप को देख रहा था। रिया का फ्रॉक ऊपर से स्लीवलेस था और नीचे से खुली हुई अम्ब्रेला की तरह लग रहा था। आर्यन को लगा जैसे मिरर के सामने तो वो खुद खड़ा है, मगर मिरर के अंदर रिया खड़ी थी। अनिका ने एक हाथ से आर्यन के दोनों गाल पकड़कर उसे किस किया और कहा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी लिटिल प्रिंसेस। ज्योति बुआ तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। आर्यन ने अपने दांत दबाकर गुस्सा कंट्रोल करते हुए अनिका से कहा, थैंक यू सो मच मॉम, बट आई एम नॉट अ प्रिंसेस। अनिका को आर्यन की ये बात अजीब नहीं लगी। उसे पता था कि रिया को लड़कियों जैसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं, मगर आज वो बहुत खुश थी कि उसके कहने पर रिया ने ये फ्रॉक पहनी थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल की केबिन में कामिनी डॉक्टर अग्रवाल का इंतजार कर रही थी। कामिनी को इस बात का डर नहीं था कि डॉक्टर अग्रवाल उसे क्या सजा देंगे, बल्कि अभी भी अपनी इंसल्ट का बदला अनिका से कैसे लिया जाए उसके बारे में सोच रही थी। डॉक्टर अग्रवाल अपनी केबिन में आए और कामिनी को देखकर तुरंत बोले, You have ruined the prestige of this hospital. डॉक्टर अमृता इतनी नाराज हो गई कि जाने से पहले मुझसे मिली भी नहीं। The whole hospital is ashamed of you. मैनेजमेंट की तरफ से हमने डॉक्टर अमृता को एक अपॉलॉजी लेटर भी भेजा है और ये सब तुम्हारी हरकत की वजह से। डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी को देखा कि वो तो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। डॉक्टर अग्रवाल की बातों की तरफ उसका ध्यान भी नहीं था। डॉक्टर अग्रवाल ने अपने दोनों हाथ अपनी डेस्क पर पटके वो खड़े होकर गुस्से से बोले, I am talking to you, कामिनी. Listen to me. कामिनी अचानक अपने ख्यालों से बाहर आई और डॉक्टर को गुस्से में देखकर बोली, काम डाउन सर प्लीज। आई एम रियली वेरी सॉरी। दोबारा ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर अग्रवाल को कामिनी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, मगर वो जानते थे MBBS की डिग्री की क्या वैल्यू होती है। इसलिए डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी को एक फाइनल वार्निंग दी और कहा, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी इस मेडिकल कॉलेज से रस्टिकेट कर सकता हूँ एंड आई कैन मेक श्योर कि तुम्हें किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ना मिले। मगर मैं जानता हूँ कि MBBS डिग्री की क्या वैल्यू होती है। यू आर वन ऑफ अ टॉपर, इसलिए मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर अग्रवाल ने हाथ से इशारा करते हुए कामिनी को बाहर जाने को कहा। कामिनी बिना देर किए केबिन से निकलने लगी। डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी को रोका। वो अपने टेबल से चलकर कामिनी के पास आए और उसे कहा, देखो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री ले लो, तुम तब तक किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी ना हो। कामिनी ने अपने चेहरे पर दिखावे की उदासी वाले एक्सप्रेशंस दिए, जैसे उसे बहुत पछतावा हो रहा था। फिर उसने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, आई एम सॉरी सर, आई गॉट माई लेसन। क्या मैं अब जा सकती हूँ? हाँ, बुआ की दवाई का टाइम हो गया है। डॉक्टर अग्रवाल ने उसे इशारे से जाने को कहा, मगर वो जानते थे कि कामिनी ने जो कहा है वो उस पर कभी कायम नहीं रह सकती। रूम नंबर 32 कमरे में प्रीति ज्योति बुआ के पलंग पर उनके पैरों के पास बैठकर सेब काट रही थी। तभी एक नर्स कमरे में आकर ज्योति बुआ की दवाइयां अरेंज करने लगी। ज्योति बुआ ने धीरे से आंखें खोली और नर्स से पानी मांगा। प्रीति ने तुरंत उठकर टेबल पर रखा पानी का ग्लास लिया। नर्स ने ज्योति बुआ को सहारा देते हुए बेड पर बिठा दिया। जब प्रीति ज्योति बुआ को पानी पिलाने लगी तो नर्स ने कहा, आप बहुत लकी हैं, बल्कि ये समझ लीजिए कि ये आपका दूसरा जन्म है। अगर डॉक्टर अमृता ने आपका ऑपरेशन नहीं किया होता तो आपका बचना मुश्किल था। नर्स से डॉक्टर अमृता की तारीफ सुनकर
प्रीति को अपनी दीदी के लिए बहुत प्राउड फील हो रहा था, मगर उसकी मजबूरी थी कि वो किसी को ये सीक्रेट नहीं बता सकती थी। आगे नर्स ने ये भी कहा, डॉक्टर अमृता तो डॉक्टर अग्रवाल के कहने पर भी कभी हमारी हॉस्पिटल में नहीं आई थी, मगर आपकी भतीजी की एक मेल पर वो बिना फीस के अपना ऑपरेशन करने को तैयार हो गई। ये बात सुनते ही ज्योति बुआ की आंखों में आंसू आ गए। नर्स के और प्रीति के सहारे वापस बेड पर लेटते हुए उन्होंने कहा, मेरी अनिका है ही इतने साफ मन की, इतनी बड़ी डॉक्टर भी उसे मना नहीं कर पाई। ज्योति बुआ ने ये कहा ही था कि उसके सामने अनिका खड़ी थी। अनिका के इस नए अवतार को देखकर ज्योति बुआ हैरान रह गई। उनके मुंह से अचानक निकल गया, रोहिणी भाभी। रोहिणी गुलेरिया अनिका की माँ थी। अनिका को अचानक बदले हुए अवतार में देखकर ज्योति बुआ को एक सेकंड ऐसा लगा जैसे उसके सामने रोहिणी भाभी खड़ी थी। प्रीति ने ज्योति बुआ के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, मम्मी, ये रोहिणी मामी नहीं है, अनिका दीदी है। प्रीति की बात सुनते ही ज्योति बुआ ने अपने दोनों हाथ अनिका की ओर फैला दिए। अनिका की आंखों में उसे बिना पता चले ही आंसू बहने लगे। उसने ज्योति बुआ की गोद में सिर रख दिया। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर काफी देर तक बिना कुछ बोले रोते रहे। कुछ देर बाद ज्योति बुआ की नजर दरवाजे के पास खड़े आर्यन पर गई। ज्योति बुआ ने एक हाथ से इशारा करके उसे अपने पास बुलाया। अनिका ने आर्यन की ओर देखा और कहा, आओ रिया, बुआ नानी के पास आओ। आर्यन अभी भी फ्रॉक में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो धीरे धीरे चलकर ज्योति बुआ के पास आया। ज्योति बुआ उसे देखते ही उसकी नजर उतारने लगी और कहा, कितनी प्यारी लग रही है ये नन्ही गुड़िया। इसे देखो तो ऐसा लगता है जैसे परियों के देश से सीधी उतर के हमारी गोद में आई है। भगवान इसे हर बुरी नजर से बचाए। ये कहकर ज्योति बुआ आर्यन की बलाई लेने लगी। फिर उसके गालों पर हाथ फेरते हुए प्रीति और अनिका से कहा, देख लेना, ये लड़की एक दिन फिल्म की हीरोइन बनेगी। हाँ। कमरे में खड़े सब लोग ज्योति बुआ की इस बात पर हंसने लगे। आर्यन को अपने बारे में ये सारी बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। वो मन ही मन सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी करके आज का दिन ढल जाए और वो जल्द से जल्द इस फ्रॉक में से बाहर निकलकर अपने नॉर्मल कपड़ों में वापस आ जाए। कुछ देर बात करने के बाद ज्योति बुआ को थकावट महसूस हुई। अनिका ने उन्हें सहारा देकर फिर से बिस्तर पर लिटा दिया। अनिका के चेहरे पर हाथ फेरते हुए ज्योति बुआ ने कहा, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे रोहिणी भाभी मेरे सामने खड़ी हो। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वैसी ही आंखें। ज्योति बुआ आगे कुछ कहने जाए उससे पहले पीछे से एक आवाज आई और उतनी ही चालबाज। जब इस आवाज की ओर सबका ध्यान गया तो देखा कि कामिनी और मनीषा दरवाजे से अंदर आ रहे थे। अनिका को देखकर कामिनी की आंखों में जैसे खून सवार हो गया था। ज्योति बुआ की खबर बिना पूछे ही कामिनी ने अपनी शिकायतों की लिस्ट सुनाना शुरू कर दिया। बुआ, आपको याद है ना कि अनिका ने खानदान पर कितनी बड़ी कालिक पोती है। इसकी वजह से पूरे शहर में हमारी कितनी बेइज्जती हुई है और अब अपनी नाजायज औलाद को बेशर्मों की तरह यहाँ सबके सामने लेकर आई है। और आप बजाय इसके कि इसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दे, इससे प्यार जता रही हैं। कामिनी की बातों से सहमत होकर मनीषा ने कहा, माफ कीजिए ज्योति बहन, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। चलो, प्रीति तो नादान है, इसकी बात में आ गई, लेकिन आप तो समझदार हैं। दुनिया देखी है आपने। आप जानती नहीं, जब आप यहाँ जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थीं, तो हमने अनिका से जरा सी मदद मांगी। वो हम सबको पीठ दिखाकर चली गई थी। आप जिए या मरे, इस बात की भी परवाह नहीं की थी बेशर्म ने। सब कुछ जानते हुए भी प्रीति सच नहीं कह सकती थी, मगर अनिका की बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। प्रीति ने मनीषा की बात का जवाब देते हुए कहा, आपने दीदी से उनकी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी मांगी थी, फार्मा कंपनी। ऐसे कैसे आपके नाम कर देती। प्रीति की ये बात सुनकर मनीषा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी आवाज ऊंची करके बोली, देखा देखा, अब इस प्रीति को बड़े छोटे का लिहाज भी नहीं रहा। संगत का असर है ज्योति बहन।
अभी कहती हूँ इस प्रीति को अनिका की संगत से दूर ही रखें। खुद तो अपनी नाक कटवा ही चुकी है सालों पहले, पता नहीं प्रीति से क्या क्या करवाएगी। मनीषा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ज्योति बुआ को बहुत बुरा लग रहा था। उनके ऑपरेशन के घाव अभी ताजा थे। उन्होंने कमजोर आवाज में मनीषा से कहा, देखो भाभी, ऐसी बातें मत करो। मुझे अनिका पर उतना ही भरोसा है जितना प्रीति पर। और देखो, हमारी नन्ही गुड़िया रिया भी तो यहाँ है। कम से कम उसके सामने ऐसी बात ना करो तो अच्छा होगा। मनीषा की नजर आर्यन पर पड़ी। वो आर्यन के पास आई। मनीषा की बड़ी डरावनी आंखें देखकर आर्यन मनीषा से दूर जाने की कोशिश करने लगा। मनीषा उसका मुंह पकड़कर चारों ओर घुमाकर उसे देखने लगी। मनीषा ने थोड़ी देर आर्यन को गौर से देखा, फिर अनिका से कहा, बहुत प्यारी लगती है तुम्हारी बेटी। तुम्हारा बेटा भी अब तक कुछ इसी कद काठी का हो गया होगा। मनीषा के मुंह से ये बात सुनते ही अनिका के होश उड़ गए। उसने मनीषा से पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं? मनीषा मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी, कहना तो मुझे बहुत कुछ है, मगर सवाल ये है कि तुम सुनना चाहती हो या नहीं। सुना है अपने बेटे को ढूंढने के लिए काफी मेहनत कर रही हो तुम। गलत लोगों को फोन मिलाने से कुछ नहीं होगा। असलियत जाननी है तो उनसे पूछो जो असलियत जानते हो। मनीषा के मुंह से ये बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि मनीषा को कैसे पता लगा कि वो यहाँ अपने बेटे को ढूंढने आई है। अनिका अब लगभग मनीषा के आगे गिड़गिड़ाने लगी, देखिए, आपको उसके बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे बताइए। प्लीज, आपको जो भी करना है मेरे साथ कीजिए। उस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा है? मनीषा पूरी तरह से अनिका पर हावी हो चुकी थी। मनीषा जानती थी कि अपने बेटे का पता जानने के लिए अनिका कुछ भी कर सकती थी। उसने अनिका के सामने एक शर्त रखी, अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, तो तुम्हें उसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मनीषा ने अपनी पर्स से कुछ स्टैम्प पेपर निकाले और बेड के बगल में टेबल पर रख दिए। फिर एक पेन अनिका के हाथ में देकर बोली, बस इन कागजात पर तुम्हें अपने हाथों से अपनी सिग्नेचर कर देनी है। अपनी माँ की फार्मा कंपनी कामिनी के नाम कर दो। जैसे ये काम कर दोगी, मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारा बेटा कहाँ है और क्या कर रहा है। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि गुलेरिया परिवार उसकी माँ की फार्मा कंपनी हथियाने के लिए इतना नीचे गिर गए थे। मगर इस वक्त उसके लिए दुनिया में अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी था तो वो था उसके बेटे का पता जानना। वो जानने के लिए अनिका कुछ भी कर सकती थी। अनिका ने मनीषा के हाथ से पेन ली और टेबल के पास जाकर डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने लगी। आर्यन सब कुछ सुन चुका था। वो जानता था कि ये कंपनी अनिका के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज उसे इस बात का भी पता चल गया कि उसकी मॉम उसे ढूंढने के लिए कोई भी सैक्रिफाइस करने को तैयार थी। आर्यन का प्यार अनिका के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया। वो नहीं चाहता था कि अनिका अपनी मॉम की आखिरी निशानी किसी और को दे दे, मगर वो जानता था कि अगर वो सबके सामने सब सच बता देगा तो अनिका उसे और रिया को लेकर चली जाएगी और उसके पापा अकेले रह जाएंगे। रिया और आर्यन का प्लान ये था कि वो एक साथ पूरी फैमिली की तरह रहे, ना कि हमेशा की तरह अलग अलग। लगभग एक ही सेकंड के अंदर आर्यन के मन में ये सारे ख्याल फ्लैश हो गए। जब उसने अनिका की ओर देखा तो अनिका डॉक्यूमेंट पर साइन करने लगी थी। उसे टेबल पर नर्स की रखी हुई कुछ दवाइयां दिखी। आर्यन ने एक बोतल को हाथ मारकर डॉक्यूमेंट पर गिरा दिया। बोतल में से सारा सिरप डॉक्यूमेंट्स पर गिरा। अनिका की साइन भी उसी के साथ डॉक्यूमेंट्स पर से मिट गई। मनीषा दौड़कर टेबल के पास आई। उसने डॉक्यूमेंट्स उठाकर देखा तो सारे डॉक्यूमेंट्स खराब हो चुके थे। उसने ऊंची आवाज में आर्यन को डांटना शुरू कर दिया। ये क्या क्या तुमने शैतान बच्ची, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, बदतमीज। जानती हो ये डॉक्यूमेंट्स कितने इम्पोर्टेंट थे? अनिका ने मनीषा को रोकते हुए कहा, जाने दीजिए, बच्ची है, उसे क्या पता, गलती से बोतल गिर गई होगी। तभी पीछे से कामिनी बोली, गलती करने में बेटी भी माँ पर ही गई है। शाबाश, देखते जाओ आगे क्या गलती करती है ये। कामिनी की इस बात पर अनिका की पेशेंस खत्म हो गई। उसने कामिनी को आंख दिखाते हुए कहा, खबरदार, अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी आगे कहा तो उस दिन की मार भूल गई हो
तो फिर से याद दिला दूं? मनीषा भी अनिका की इस धमकी से कुछ डर गई थी। उसने सिचुएशन शांत करते हुए कहा, चलो जाने दो, बच्ची ही तो है। एक काम करती हूँ, दूसरे डॉक्यूमेंट बनवा देती हूँ। चलो सब घर चलें। अनिका ने कहा कि वो रिया को होटल छोड़कर घर आएगी। अनिका की इस बात को मनीषा ने तुरंत मान लिया। वो इस बात से खुश थी कि अनिका वो फार्मा कंपनी कामिनी को देने के लिए तैयार हो गई थी। वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। जैसे ही अनिका रिया को लेकर हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकली, मनीषा और कामिनी भी उसके पीछे पीछे निकले। अनिका को टैक्सी में बैठते हुए देख मनीषा ने कामिनी से कहा, मैं घर चलकर डॉक्यूमेंट्स बनाती हूँ, तू जाकर अनिका का पीछा कर। अगर उसने अपना मन बदल दिया तो मुझे फोन कर देना।